मिडल ईस्ट में एक धमाका होता है और ठीक अगले दिन हजारों किलोमीटर दूर एक आम मिडिल क्लास परिवार का महीने का बजट अचानक हिल जाता है। पेट्रोल का मीटर तेजी से घूमता है, सेंसेक्स गिरने लगता है और रूपी अपने आप कमजोर पड़ जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है और ना ही कोई टेम्पररी फेज। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अदृश्य आर्थिक जंग को डिकोड करेंगे जो पूरी दुनिया में इस वक्त लड़ी जा रही है। एक ऐसी जंग जिसका सबसे बड़ा निशाना कोई मिलिट्री बेस नहीं बल्कि एक आम इंसान का बटुआ है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। हजारों किलोमीटर दूर चल रही एक जियोपॉलिटिकल आग अचानक किसी के किचन के बजट में दाखिल हो जाती है। ये इस सदी की सबसे हैरान कर देने वाली सच्चाई है कि दुनिया के दो बिल्कुल अलग हिस्से इस तरह से एक दूसरे की मजबूरियों से जुड़े हुए हैं। जब सरहदों पर टेंशन बढ़ती है तो उसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर पड़ता है और अंत में उसका पूरा वजन एक आम इंसान के कंधों पर आ गिरता है। क्योंकि देखिए, आज की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि जंग सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से लड़ी जाती है। हकीकत तो यह है कि मॉडर्न वॉर्स मिलिट्री से पहले इकोनॉमिक होती हैं। आज के दौर में हथियारों की जगह ऑयल, करेंसीज, सैंक्शंस और माइक्रोचिप्स ने ले ली है। आज का मैदान जंग कोई बॉर्डर नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी खुद है। एक देश दूसरे देश को हराने के लिए अब गोलियां नहीं चलाता बल्कि उसकी सप्लाई चेन का गला घोंट देता है। और इस ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे नाजुक नस क्या है? एक छोटा सा वाटर पैसेज जिसे द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। मैप पर देखने में यह बस एक पतली सी पानी की लकीर लगती है, पर सच्चाई यह है कि दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था इस एक नैरो रास्ते पर निर्भर करती है। अगर यहां कोई छोटी सी चिंगारी भी भड़क जाए और ये रास्ता ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया के मार्केट्स रातों रात क्रैश होने लगेंगे। ये इतना खौफनाक और फ्रेजाइल सिस्टम है। यहां एक और बेहद डीपली छिपी हुई सच्चाई है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। पेट्रोल सिर्फ गाड़ियों का ईंधन नहीं है, ऑयल मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव है। ट्रांसपोर्ट से लेकर फर्टिलाइजर्स तक, लाइफ सेविंग मेडिसिन से लेकर प्लास्टिक्स तक, यहां तक कि हमारे किचन में रखा एक आम सा टमाटर भी इनडायरेक्टली डीजल ट्रक्स पर निर्भर करता है। ऑयल इज लिटरली एवरीथिंग। अगर ऑयल रुक गया तो दुनिया रुक जाएगी। इस साइकिल को इकोनॉमिक्स की भाषा में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं और ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अचानक शूट अप करती है। फिर वही सब रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगती हैं और आखिर में क्या होता है? एक आम इंसान की परचेजिंग पावर दम तोड़ देती है। सैलरी वहीं की वहीं रहती है पर जिंदगी अचानक बहुत महंगी और मुश्किल हो जाती है। अब वक्त है एक ऐसी सच्चाई को समझने का जो डीपली डिस्टर्बिंग है। 85 से 90% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। इंडिया अपना लगभग सारा क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। इसे ऐसे समझिए कि एक पूरा घर किसी पड़ोसी के जनरेटर पर चल रहा हो और हम इस डर में जीते हैं कि वो पड़ोसी किसी भी वक्त स्विच ऑफ कर सकता है। हमारा अपना डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन मुश्किल से 10 से 15% के बीच घूमता है। बाकी पूरी तरह से फॉरेन इंपोर्ट्स पर निर्भर है। एनर्जी के मामले में ये गहरी निर्भरता ही इंडिया की सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी बन जाती है। जब तक हम अपनी एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो रही हलचल हमारी इकोनॉमी को हिला सकती है। और इस डिपेंडेंसी की सबसे बड़ी कीमत कौन चुकाता है? हमारी अपनी करेंसी। इंडिया को ये सारा ऑयल खरीदने के लिए डॉलर्स चाहिए होते हैं। जब ग्लोबल क्राइसिस की वजह से ऑयल महंगा होता है तो मार्केट से डॉलर्स की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और हमारा रुपए गिरने लगता है। नतीजा, एक कमजोर रुपए की वजह से इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फॉरेन एजुकेशन तक एक मिडिल क्लास इंसान के लिए हर चीज आसमान छूने लगती है। और इन सब ग्लोबल इवेंट्स का आखिरी अंजाम क्या निकलता है? इन्फ्लेशन। ये बस एक बोरिंग आर्थिक शब्द नहीं है, ये एक मिडिल क्लास की वेल्थ को चुपचाप खा जाने वाला एक अदृश्य टैक्स है। आज लोग अच्छी खासी जॉब होने के बावजूद खुद को गरीब महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक में रखे 1000 रुपए की औकात अब पिछले साल जैसी नहीं रही। इन्फ्लेशन लिटरली वक्त के साथ पैसे को हवा में उड़ा देता है। ऐसे हालात में हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई एक बेहद दर्दनाक उलझन में फंस जाता है। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो होम लोन्स महंगे हो जाते हैं और इकोनॉमी की रफ्तार रुक जाती है। पर अगर वो कुछ नहीं करते तो महंगाई कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड है जहां हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान दिखता है। यहां से ग्लोबल पावर डायनामिक्स का असली रूप सामने आता है। दुनिया का हर बड़ा देश इस वक्त एक सेल्फिश मोटिव से चल रहा है। अमेरिका अपनी डोमिनेंस बचाना चाहता है, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और रशिया ने इफेक्टिवली एनर्जी को एक हथियार बना लिया है।
लेकिन यहां इंडिया ने एक बेहद प्रैक्टिकल रास्ता चुना है, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। बिना किसी आइडियोलॉजी में फंसे, बिना साइड लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने देश की एनर्जी सिक्योरिटी को बचाकर रखना, ये एक डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक है। असल में बात यह है कि दुनिया का पिछले 20 साल का सस्ता, हाइपर कनेक्टेड ग्लोबलाइजेशन का दौर अब ढल रहा है। उसकी जगह तेजी से ले रहा है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। देश अब लिटरली खुदगर्ज हो रहे हैं। हर कोई सिर्फ अपना ईंधन और अपना खाना सिक्योर करने में लगा है। जो सस्ती और शांत दुनिया हमने पहले देखी थी, सच कहूं तो अब वो वैसी नहीं रही। इसका मतलब ये है कि आने वाले दशक का जो न्यू नॉर्मल है वो पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। लगातार हाई इन्फ्लेशन, अचानक आने वाले आर्थिक झटके और हर वक्त वॉलेटाइल रहने वाले मार्केट्स, अब ये कोई टेम्पररी या बुरा फेज नहीं है। ये अब हमारी स्थायी रियलिटी बन चुके हैं। हमें इस अनस्टेबल दुनिया के साथ जीना सीखना ही होगा। और यही अनसर्टेनिटी स्टॉक मार्केट में भूकंप ले आती है। देखिए, जंग के माहौल में जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो सीधा असर कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स पर पड़ता है। इस डर से फॉरेन इन्वेस्टर्स पैनिक करते हैं और अपना पैसा निकालने लगते हैं, जिससे सेंसेक्स क्रैश हो जाता है। एक बेसिक रूल याद रखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा रियलिटी से पहले उस चीज के डर पर रिएक्ट करते हैं। इन बढ़ती हुई कीमतों, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और अनस्टेबल जॉब मार्केट्स का सबसे गहरा असर आम जिंदगी पर होता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है और मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो कंपनीज सैलरी बढ़ाना कम कर देती हैं। इसलिए आज के इस डार्क इकोनॉमिक दौर में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि ये लिटरल सर्वाइवल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस नए अनस्टेबल आर्थिक माहौल में सर्वाइव कैसे किया जाए। अगले 10 सालों में स्मार्ट लोग ऐसा क्या करेंगे जो बाकी लोग मिस कर देंगे। इस नए इकोनॉमिक एरा में कुछ हार्ड रूल्स हैं। सबसे पहले, गैर जरूरी ईएमआई से हर हाल में बचना और कम से कम 6 से 12 महीने की सॉलिड इमरजेंसी सेविंग्स तैयार रखना। उसके बाद अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाना आज का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एआई और जियोपॉलिटिक्स मिलकर जॉब्स को रीशेप कर रहे हैं। और आखिरी रूल, पैनिक फैलाने वाली मीडिया और डूम स्क्रॉलिंग से दूर रहकर चुपचाप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहना। लेकिन देखिए, इस पूरे अंधेरे में एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण भी है। हर बड़ा क्राइसिस अपने साथ एक नई अपॉर्चुनिटी लाता है, और इंडिया के पास इस वक्त एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया तेजी से चाइना के एक रिलायबल सप्लाई चेन ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है। जो डिप्लोमैटिक न्यूट्रलिटी एक वक्त मजबूरी लगती थी, आज वही इस देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रही है, जिससे इंडिया अगला ग्लोबल प्रोडक्शन हब बन सकता है। पर इन सब के बीच एक बेहद खतरनाक और गहरी संभावना जन्म ले रही है, जिसे डी-डॉलराइजेशन कहते हैं। अगर ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश धीरे धीरे यूएस डॉलर से किनारा कर लेते हैं और अपनी खुद की करेंसीज में ट्रेड करने लगते हैं, तो अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंशियल डोमिनेंस हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाएगी। अगर ये आर्थिक हलचल सच में स्केल अप होती है, तो दुनिया का पावर स्ट्रक्चर आने वाले दशक में पूरी तरह पलट जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंगें सरहदों पर बंदूकों से नहीं, बल्कि बैंक्स, इन्फ्लेशन, करेंसीज और सप्लाई चेन्स के जरिए लड़ी जाएंगी। ऐसे वक्त में आर्थिक जागरूकता ही किसी भी इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। आने वाला वक्त सिर्फ उन्हीं का होगा जो इस तेजी से बदलती हुई दुनिया के पीछे छिपे आर्थिक खेल को समझने की काबिलियत रखते हैं।